मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। दुनिया संकट में है, हम दुनिया का हिस्सा हैं, तो हम भी संकट में हैं। हमारे यहाँ भी एलपीजी और कच्चा तेल और एटीएफ, इन सब के एविएशन टरबाइन फ्यूल, इन सब की कीमतें कुछ बढ़ रही हैं, कुछ थमी हुई हैं, कुछ चुनाव के तुरंत बाद बढ़ेंगी। तेल मार्केटिंग कंपनियां वो घाटा अभी पूरा करें या आगे पूरा करें, पूरा तो करना ही पड़ेगा। ये तो संभव नहीं है ना कि सस्ते में वो आपको दें और महंगे में खरीदती रहें। कोई ये कह सकता है कि पहले भी तो जब उनको सस्ता मिलता रहा तो उन्होंने कहाँ उतना सस्ता किया, ये कहा जा सकता है। लेकिन ये भी ठीक बात है कि जो सरकारी तेल कंपनियां हैं उनका तो जो भी रिकवरी होगी, अंडर रिकवरी होगी, वो सरकार को ही देना पड़ेगा। पहले भी यही होता था, घाटा सरकार ही पूरा करती थी। और इसीलिए वो 900 और 913 वाला, जो पहले 900 में गैस मिलती थी ना, तो उसको सब्सिडी देकर उतना बाद में अंडर रिकवरी होती थी। तो ये सब है। लेकिन मूल बात क्या है कि इतने संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था, 32 दिन हो गए युद्ध शुरू हुए, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। और भले तेल संकट, सप्लाई चेन की अनिश्चितता और वैश्विक बाजार जिस तरह से काम कर रहा है, शेयर मार्केट लगातार धाएं धाएं गिरते चले जा रहे हैं, फिर भी हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी है। अर्थव्यवस्था के जो मानक होते हैं, पैमाने होते हैं जिसके आधार पर अर्थव्यवस्था मापी जाती है, वो ठीक है। हमारी घरेलू मांग बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी मजबूत है, बड़ी ज़बरदस्त है। आर्थिक गतिविधियों में कहीं कोई ऐसी कमी नहीं है, लगातार वो चल रही है। हाँ ठीक है, कुछ तो कमी दिखेगी ही जब इंडस्ट्रियल में एलपीजी सिलेंडर की कमी होगी। और जो युद्ध का असर है वो फिलहाल अभी लिमिटेड है, सीमित है। अब कुछ आंकड़े आपको मैं बताता हूं, और ये आंकड़े आए हैं तो मार्च महीने के आंकड़े हैं, बड़े ज़बरदस्त आए हैं। तो सबसे पहला तो आंकड़ा वही जो जीएसटी का है। काम धाम होगा तभी तो जीएसटी जाएगा किसी भी चीज़ में। तो मार्च का जीएसटी का जो डेटा आया है, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। पिछले साल यही इसी महीने की अगर बात करें तो 1,84,000 करोड़ था। जो ग्रोथ है, वृद्धि है, 8.8% है ईयर ऑन ईयर, यानी जो पिछले साल इसी महीने और इस साल। जो वित्तीय वर्ष 2026 का जरा देखें तो अप्रैल में 2,36,000 करोड़ रिकॉर्ड आया है, मई में 2 लाख करोड़ आया है, और मार्च में ये तीसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है, ये मिला है। अब जरा देखिए आप, क्योंकि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, तो ये मतलब क्या है इसका? बड़ी साफ सी बात है कि हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ट्रेडिंग एक्टिविटी है, वो बड़ी ज़बरदस्त है। टैक्स कंप्लायंस भी अच्छा है, यानी लोग पैसे जमा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, ग्राहक है, वो लगातार चीज़ों को खरीद रहा है। अब जीएसटी को आप कह सकते हैं कि अगर पूरे शरीर का हर अंग बड़ा महत्वपूर्ण है तो जीएसटी अभी रीढ़ की हड्डी होगी। तो रीढ़ की हड्डी तो दुरुस्त है। अब दूसरी क्या स्थितियां हैं? ऑटो सेक्टर, ये भी मजबूत घरेलू मांग का संकेत दे रहा है। कैसे? जो कार की बिक्री हुई है वो 4.5 लाख यूनिट है, और मार्च में। पिछले साल ये 3,87,000 थी, यहां भी अच्छी खासी ग्रोथ है, 16% से अधिक की। अगर पूरे वित्तीय वर्ष की बात करें, यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक 47 लाख कारें बिक गई, जबकि उससे पहले का वित्तीय वर्ष था जो उसमें 43,40,000, यानी यहां भी बढ़ी रही 8.3%। मिडिल क्लास के पास पैसा आता है तभी वो कारें वारें खरीदता है, तभी वो खर्च करता है। तो वो खर्च कर रहा है। उपभोक्ताओं को लग रहा है कि ऐसा कोई संकट नहीं है, भाई पैसा बहुत दबा के बचा के नहीं रख रहा है, कोई बुरे दिन नहीं आने वाले। जो बड़े खर्चे हैं उसमें भी वो कोई हाथ रोक नहीं रहा है। बिजली की खपत का क्या मसला है? तो इससे चूंकि लोगों के घर में बिजली जाती है, रोशनी होती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन औद्योगिक जो गतिविधि होती है उसको भी ये बता रहा होता है। तो मार्च की बिजली की खपत है 149.56 अरब यूनिट, ये इसकी ग्रोथ है 1.8%। अब फैक्ट्री उत्पादन हो, सेवा हो, उद्योग हो, आर्थिक गतिविधि हो, सब तो इसी से जुड़ी। ग्रोथ उतनी जबरदस्त नहीं है, लेकिन हाँ जो ग्रोथ है वो है, इसका मतलब सब ठीक चल रहा है। रेलवे माल ढुलाई, अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इधर ये बढ़ा भी है और चीजें सब ठीक भी हो रही हैं। अभी तो वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी, उस पर भी तेजी से काम हो गया है, पूरा हो गया है, लोग चल रहे हैं। अब रेलवे फ्रेट
166.2 मिलियन टन, 3.4% की वृद्धि है। इसका मतलब उद्योग एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचा रहे हैं, उनके यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, सब कुछ ठीक है, सप्लाई चेन भी अच्छा काम कर रही है, और जो व्यापार की गतिविधियां हैं वो स्थिर हैं, ठीक है। अब लोग वैसे तो कैश अभी भी बहुत चल रहा है, इसका मतलब इकोनॉमी बढ़ रही है उसकी वजह से है, लेकिन जो यूपीआई का ट्रांजैक्शन है 22.6 अरब ट्रांजैक्शन, 22.6 अरब ट्रांजैक्शन है, 23.5% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही, छोटे और बड़े दोनों लेन देन सक्रिय हैं, उपभोक्ता और सेवाओं में भी बड़ी जबरदस्त तेजी है। ये यूपीआई तो हमने कमाल दिखाया। अब एक तरह से कहें तो 32 दिन के बाद भी अभी तक सप्लाई चेन पर कोई असर नहीं पड़ा है। जो उत्पादन है वो बढ़िया से जारी है और मांग भी स्थिर है, क्योंकि भारत की घरेलू मांग आधारित अर्थव्यवस्था है, आयात पर सीमित निर्भरता है, तो एक तरह से कहें ये ठीक है। अब तेल हमें आयात करना पड़ा, उसका असर है, अब जाहिर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सब कुछ एकदम अच्छा ही रहेगा। भाई एलपीजी की और जो तेल की, तो उसकी कमी हो सकती है, उसकी वजह से बहुत मुश्किलें हो सकती हैं। तेल की कीमत $105 के ऊपर चली गई है, तो जाहिर है इंपोर्ट हम करते हैं तो हमारा आयात बिल बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ सकती है, चालू खाता घाटा बढ़ सकता है, रुपए पर दबाव वैसे ही रिकॉर्ड पर चला गया, 95 पार कर गया है, तो ये सब मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल कहें तो हमारी मजबूत घरेलू खपत, डिजिटल अर्थव्यवस्था, मजबूत टैक्स कलेक्शन, उद्योग और लॉजिस्टिक्स की सक्रियता, सेवा क्षेत्र का विस्तार, इन सब की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर दिख रही, कोई समस्या अभी नहीं दिख रही है। लेकिन वही जो मैंने कहा कि तेल कीमतें और ऊर्जा लागत सप्लाई चेन की वजह से आगे संकट हो सकता है। लेकिन आज की अगर बात करें तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये काम चल रहा है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जिस तरह की आशंकाएं बताई जाती हैं, वैसी आशंकाएं तो कम से कम हमारे लिए भी नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।